हेलो फ्रेंड्स, ज्ञान विद्या भाई चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज हम हिस्ट्री के उसी टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। ये हमारा पार्ट 2 है होने वाला है। तो जिसमें हम इम्पोर्टेंट एम्पायर्स को उनकी स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन के साथ यहाँ पे कवर करने जा रहे थे। तो इसी सीरीज में सेकंड पार्ट रहेगा। और जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, यहाँ पे हम हड़प्पा सभ्यता से लेकर वर्तमान तक की जो घटनाएं हैं, जो शासक डायनेस्टीज हैं, उनको कवर करने वाले हैं। और ये इंग्लिश में आ गया, तो कनेक्ट होने के लिए आप यहाँ पे हमें ज्वाइन कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं आगे। तो जब हम महाजनपदों के बारे में पढ़ लेते हैं, तो अगर मैं आपको सीक्वेंस के यहाँ पे याद दिलाने की कोशिश करूं, तो सबसे पहले हमने हड़प्पा सभ्यता के बारे में पढ़ा था। फिर हमने वैदिक टाइम पीरियड के बारे में पढ़ा था। वैदिक टाइम पीरियड के बारे में वैदिक टाइम पीरियड के बाद हमने क्या पढ़ा था, यहाँ पर हमने महाजनपदों के बारे में पढ़ा था। अब महाजनपदों के बारे में पढ़ने के बाद अब हम क्या पढ़ने वाले हैं, मौर्य एम्पायर के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो आज की जो क्लास रहेगी वो हमारी मौर्य एम्पायर से स्टार्ट होने वाली है। तो यहाँ पे चलते हैं आगे। तो मौर्य एम्पायर, ठीक है, इसका जो टाइम पीरियड है वो हमें 321 से 185 बीसीई में देखने को मिलता है। इसके जो इंपॉर्टेंट फाउंडर हैं वो है चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य। और यहाँ इसके जो इंपॉर्टेंट जो महान शासक रहे हैं वो है अशोका द ग्रेट। ठीक है, और जो डायनेस्टी का नाम है वो है मौर्य। ये वहाँ की पिक्चर्स आप देख सकते हैं। और यहाँ पे मैं आपको एक और चीज जो कंफर्म कर दूं, एक और चीज आपको क्लियर कर देती हूँ, वो है कि डायनेस्टी और किंग्स, इनमें अंतर होता है। जो डायनेस्टी होती है वो एक ही होती है, लेकिन उस एक डायनेस्टी में हमें कई सारे रूलर्स देखने को मिलते हैं। तो रूलर्स कैसे हो सकते हैं, मैनी रूलर्स हो सकते हैं। ठीक है, तो ये ऐसा हो सकता है। तो डायनेस्टी एक होती है, उसमें रूलर्स हमें कई सारे रूलर्स हमें देखने को मिलते हैं। इसका आप हमेशा ध्यान रखें। कैसे कि अगर यहाँ पे बात की जा रही है, जैसे कि अगर हमने बात की यहाँ पे मौर्य डायनेस्टी के बारे में बात की, मौर्य के बारे में बात की, तो हमें यहाँ पे चंद्रगुप्त मौर्य जिन्होंने यहाँ की जो इसके की फाउंडर्स हैं, है ना, ये भी तो एक किंग हुए ना इस डायनेस्टी के। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं अशोका द ग्रेट भी आते हैं, है ना। ये भी एक महान शासक हुए। उसके अलावा भी इसमें कई सारे जो रूलर्स हैं जिन्होंने इस डायनेस्टी को आगे बढ़ाने में योगदान दिया है, हम उन सब रूलर्स को एक डायनेस्टी के अंदर पढ़ते हैं। ठीक है, अगर मैं आपको एक और एग्जांपल दूं, अगर हम इसमें देखें मुगल एम्पायर के बारे में, अगर हम मुगल एम्पायर के बारे में पढ़ते तो ये भी क्या है, एक एम्पायर है। एम्पायर है तो इसमें भी क्या होगा, कई सारे रूलर्स हैं। जैसे कि हमें देखने को मिलता है, पहले बाबर देखने को मिलता है। फिर हमें क्या देखने को मिलता है, यहाँ पे हमें जहाँ हुमायूं देखने को मिलता है, हमें हुमायूं देखने को मिलता है। फिर हमें यहाँ पे अकबर देखने को मिलता है। फिर क्या देखने को मिलता है, इसी एम्पायर में हमें जहांगीर, शाहजहां, ऐसे इंपॉर्टेंट रूलर्स है क्या है जो हमें देखने को मिलते हैं। तो डायनेस्टी, रूलर और यहाँ पे एम्पायर, तीनों के बारे में मैंने आपको अच्छे से समझा दिया। तो वैसे ही यहाँ पे देखने को मिलता है जो डायनेस्टी वो मौर्य है। ठीक है, लेकिन एक महान शासक हम जिसको कहते हैं जिन्होंने उस डायनेस्टी का बहुत विस्तार किया, तो वो है अशोका। ठीक है, जिन्हें द ग्रेट अशोका के नाम से जानते हैं। और लेकिन फाउंडर यानी कि इस वंश की, इस एम्पायर साम्राज्य की स्थापना करने वाले कौन है, चंद्रगुप्त मौर्य। हिंदी में भी देखते हैं मौर्य साम्राज्य समय काल क्या है, 321 से 185 ईसा पूर्व, यानी कि अभी भी हम कहाँ चल रहे हैं, बी सी और ई के बारे में हम चल रहे हैं, बिफोर कॉमन एरा, जिनके बारे में मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया है। ठीक है, तो संस्थापक कौन है, चंद्रगुप्त मौर्य। महान शासक हम सम्राट अशोक को कह सकते हैं। अच्छा, महान शासक यहाँ पे संस्थापक अलग है और यहाँ पे महान शासक अलग है। इनमें क्या डिफरेंस है, डिफरेंस ये है कि जो फाउंडर है, ठीक है, कई बार जो फाउंडर होता है वो पूरा विस्तार नहीं कर पाता। ठीक है, लेकिन जो जिस डायनेस्टी की वो स्थापना करता है, उसी डायनेस्टी में एक और ऐसा रूलर होता है जो उसको और भी ज्यादा ब्रॉड एरिया में ले जाके क्या करता है, उसका पूरा विस्तार कर देता है। जैसे कि हम लोग अगर मुगल एम्पायर के बारे में देखें, तो क्या बाबर ने पूरा भारत जीते था, बाबर ने
पूरे इंडिया को कवर किया था? नहीं किया था। लेकिन बाबर के बाद धीरे धीरे हुमायूं आया, है ना, हुमायूं ने कुछ एरिया कवर किया। फिर जो अकबर आता है तो वो ज्यादा से ज्यादा एरिया को कवर कर लेता है। तो हम क्या कहते हैं, अकबर ने ज्यादातर क्या किया, मुगल साम्राज्य का विस्तार किया। तो अकबर का भी नाम इंपॉर्टेंट हो गया, और क्योंकि स्थापना बाबर ने की इसलिए बाबर का नाम भी क्या हो गया, इंपॉर्टेंट हो गया। तो ये मैं समझाना चाह रही हूँ कि संस्थापक कौन है, और यहाँ पे महान शासक के बारे में हम किसके बारे में यहाँ पे बात कर रहे हैं। ठीक है, तो संस्थापक तो चंद्रगुप्त मौर्य हैं, लेकिन जो विस्तार है वो हमें सम्राट अशोक के काल में ज्यादा देखने को मिलता है। राजवंश क्या है, मौर्य। आगे चलते हैं। तो आगे पढ़ने वाले हैं हम मौर्य उत्तरकाल। जब भी कोई बड़ी डायनेस्टी कमजोर होती है, क्या होती है, वीक होती है, तो क्या होता है, जो छोटे छोटे रूलर्स होते हैं वो अपने आप को विकसित करने लग जाते हैं, अपने आप को बड़ा करने में लग जाते हैं। बड़ा इन द सेंस का अपने जो छोटा सा एरिया जितना उनके हाथ में होता है उससे आगे अपना विस्तार करने लग जाते हैं, है ना। वो अपनी सेना को मजबूत कर लेते हैं, अपनी इकोनॉमी को मजबूत करते चले जाते हैं। जिससे क्या होता है, जो बड़ा राजा होता है वो तो कमजोर हो जाता है, क्योंकि सकते हैं किसके हाथ में चले गई, ये छोटे छोटे जो एक बड़े राज्य में छोटे छोटे सरदार या सामंत होते हैं इनके हाथों में क्या चले, सारी पावर यहाँ पे चली जाती है। कब, जब ये पूरा जो डायनेस्टी को संभालने वाला जो किंग है, मान लो ये किंग है, अगर ये कमजोर हो जाता है तो जो शक्तियां रहेंगी वो इन छोटे छोटे सरदारों के हाथ में जाएंगी। और जब ये पूरा जो बड़ा राजा है वो कमजोर हो जाएगा तो छोटे छोटे जो राजा होंगे वो अपने आप को विकसित कर लेंगे, अपने आप को बढ़ाने की कोशिश में लग जाएंगे, और ये जो बड़ा राजा है इसकी कोई वैल्यू खास नहीं रहेगी। तो ऐसे ही होता है, जब मौर्य काल धीरे धीरे कमजोर होने लगा तो इसी तरीके से छोटे छोटे जो राज्य थे, छोटे छोटे सरदारों के जो कबीले थे वो अपने आप को क्या करने लग जाते हैं, विकसित करने लग जाते हैं। ठीक है, और वहीं हम पढ़ेंगे कि कौन कौन से साम्राज्य जो थे वो इंपॉर्टेंट, जिनके बारे में हम जानना चाहिए, तो उसके बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे। तो देखते हैं कौन कौन से ऐसे छोटे छोटे सरदार थे जिन्होंने अपने आप को विकसित कर लिया। कब, जब मौर्य एम्पायर कमजोर होने लगा। ठीक है, तो यहाँ पे समय काल हमें देखने, मौर्योत्तर का काल कौन सा है हमारा, 185 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी तक। यहाँ पे हम ध्यान रखें, हम बी से हम कहाँ आ गए हैं, हम सी ई पे आ गए हैं। सीई मतलब हम ईस्वी पे आ गए हैं, हम किस पे आ गए हैं, हम ईस्वी पे आ गए हैं। और ये क्या है हमारा, ईसा, ये है हमारा ईसा पूर्व। ठीक है, तो उसका ध्यान रखें, हम कहाँ से कहाँ कन्वर्ट हो रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे टाइम लाइन में यहाँ पे बीच में हमारा 0 आ गया है, जिसके बाद क्या होता है, जो काउंटिंग है वो सीधी होने लग गई है। इसलिए ये जो मौर्योत्तर काल हमें देखने को मिलता है 185 से हमें 300 ईस्वी तक देखने को मिलता है। इसमें जो प्रमुख राज्य और राजवंश है वो कौन से हैं, शुंग वंश, ये मगध के आसपास ही आ जाता है। ठीक है, और सातवाहन, ये दक्षिण भारत, और ये खासकर हमें कहाँ देखने को मिलते हैं, दक्कन के आसपास हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, और यहाँ पे इंडो यूनानी, और इंडो यूनानी में भी इंपॉर्टेंट जो डायनेस्टी हमें देखने को मिलती है वो कुषाण है। इंडो यूनानी शासक भी आते हैं, जो मतलब कई सारे छोटे छोटे शासक होते हैं, छोटे छोटे क्षेत्रीय कबीले वगैरह होते हैं जो भारत की जो सरहद हम कह सकते हैं वहां पे बार बार हमले करते हैं अपने विस्तार के लिए। और एक कुषाण है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, और शक वंश हमें देखने को मिलता है, ये हमें वेस्टर्न इंडिया में देखने को मिलता है, पश्चिम भारत में देखने को मिलता है। ठीक है, और बाकी हमें पोस्ट मौर्य में रीजनल किंगडम्स अभी इंग्लिश में है। ठीक है, तो 185 बीसी से 300 सीई इंपॉर्टेंट डायनेस्टीज हमें कौन सी देखने को मिल रही है, यहाँ पर हमें शुंग डायनेस्टी देखने को मिलती है, यहाँ पे सातवाहन, यहाँ पे इंडो ग्रीक, और यहाँ पे era शक। ठीक है, तो इंडो ग्रीक कुषाण हमें नॉर्थ वेस्ट इंडिया में देखने को मिलते हैं, और शक हमें वेस्टर्न इंडिया में देखने को मिलते हैं। इसका आप खास ध्यान रखें, आज भी क्विज होगा तो उसमें हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये सारे इंपॉर्टेंट आपको ध्यान रखें, याद करने के ट्रिक आप ये सोच सकते हैं, क्या, शुंग, सातवाहन, इंडो यूनानी और शक। ठीक है, तो शुंग और सातवाहन को इंडो यूनानी पे शक होने लगा था। तो इस तरीके से आप इसको ध्यान रखते हैं। कैसे ध्यान रखेंगे कि मौर्य एम्पायर के कमजोर होने के साथ साथ क्या हो गया था, जो शुंग और सात थे, शुंग जो सात थे उनको इंडो यूनानी पर शक होने लग गया था। तो शक होने लगा था नहीं, शक वंश, और इंडो यूनानी पे शक हुआ तो इंडो यूनानी आ गया। और शुंग जो सात थे उनकी संख्या कितनी हो गई, 7, है ना, लेकिन हम यहाँ पे सातवां वंश को याद करने की कोशिश कर रहे हैं।
ठीक है। और जब हम इनके बारे में डिटेल में जानेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली इनकी लोकेशन भी डिटेक्ट हो जाएगी, आपको ध्यान हो जाएगी कि कहाँ पे इनका रूलर या रूलिंग एरिया हमें देखने को मिलता है। आगे है इनकी परफेक्ट लोकेशन, जो आपको ध्यान हो जाए अच्छे तरीके से, इसलिए मैंने इस मैप को भी यहाँ पे लाया है। तो इसके यहाँ पे देखने को मिलता है इंपॉर्टेंट, ये रहा हमारा कुषाण एम्पायर। अभी हमने कहा ना कि जैसे मौर्य कमजोर होते हैं, फिर क्या होता है, जो शक है, जो 7 है, शकों की संख्या कितनी है, 7 है, उनको इंडो यूनानी पर शक होने लग जाता है। शक मतलब शक शासक, तो शक कहाँ पर है हम इसमें देख लेते हैं। ये रहे शक। ठीक है, तो मगध के एरिया में इनका जो रूलिंग हमें देखने को मिलता है, मगध के एरिया में नहीं, मगध के आसपास वाले एरिया में इनकी रूलिंग हमें देखने को मिलती है। ठीक है, और इंडो यूनानी में हमें कुषाण देखने को मिलते हैं। और क्योंकि जो मौर्य एम्पायर के बाद टूटने लग जाते हैं, तो शक जो जो शुंग वंश है, सॉरी माय मिस्टेक, शुंग वंश, तो शुंग वंश हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। ये रहा शुंग एम्पायर। तो शुंग जो 7 है, शुंग कितने हैं, 7 है, 7 मतलब सातवाहन। तो सातवाहन हमें कहाँ देखने को मिलते हैं, ये रहे सातवाहन। एक बार फिर से मैं सही से बोल देती हूँ आपके लिए, जो शुंग है, शुंग है, शुंग शुंग कितने हैं, 7 हैं, शुंग है 7। ठीक है, शुंग 7 है, इनको इंडो यूनानी पे शक होता है, इंडो यूनानी पे क्या हो जाता है, शक हो जाता है। तो इस तरीके से आप इसको करेंगे। तो जो शुंग है, शुंगों की संख्या कितनी, 7 है, और उनको इंडो यूनानी पे शक हो जाता है। तो शक हो जाता है मतलब शक वंश, और क्योंकि ये 7 है तो सातवाहन वंश, और शुंगों को शक हो रहा है, इसलिए शुंग वंश। और किस पे शक हो रहा है यहाँ पे, इंडो यूनानी पर, इसलिए यहाँ पे आ गया कुषाण वंश, कुषाण एम्पायर। तो इसका आप ध्यान रखें, कई बार बोलने में हो सकता है मिस्टेक हो सकती है, तो उसके लिए आई एम सॉरी, बट आप इसको यहाँ पे सही तरीके से ध्यान कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारा कुषाण एम्पायर हो गया, यहाँ पे हमें शुंग एम्पायर देखने को मिलता है। ये हमारे शक है, जो मगध वाले रीजन के आसपास यहाँ पे रूलिंग देखने को मिलती है। दक्षिण भारत के पास हमें यहाँ पे सातवाहन देखने को मिलता है, सातवाहन हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं। उसके अलावा भी हमें क्या होता है, यहाँ पे अलग अलग और भी सारे हमें एम्पायर देखने को मिलते हैं, जिनको हम यहाँ पे देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे छत्रप देखने को मिलता है। ठीक है, और छत्रप यहाँ पे हो गए। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे गांधार, गांधार, तक्षशिला, ये इंपॉर्टेंट प्लेस है। ठीक है, जिनके बारे में क्या होता है, बहुत बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, जब कुषाण एम्पायर आता है तो उस समय में तक्षशिला और मथुरा, ये 2 इंपॉर्टेंट प्लेसेस है जिनका डेवलपमेंट हमें बहुत तेजी से देखने को मिलता है। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे पामीर का पठार है, यहाँ पे हिंदू कुश का पठार भी हमें इस साइड इस एरिया में देखने को मिलता है। ठीक है, फिर उसके बाद ये देखिए इंडस रिवर, यानी कि यहाँ पे हमें सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार देखने को मिलता है। मतलब इतने से रीजन में तो सिंधु घाटी सभ्यता नहीं थी, तो यहाँ पे यहाँ से ब्रॉड एरिया में इस तरीके से कुछ फैली हुई थी। ठीक है, तो इस तरीके से हमें कई सारी चीजें हमें देखने को मिलती हैं। यहाँ पे हमें कलिंग देखने को मिलता है। कलिंग कलिंग की लड़ाई के बाद क्या होता है, जो द ग्रेट अशोका है, वो लड़ाई से अपना जो युद्ध से जो उनका मन है वो विरक्त हो जाता है, उनका मन फिर युद्ध में कभी नहीं लगता, तो कभी फिर युद्ध नहीं करते। और यहाँ पे हमें कुछ और रीजन्स हैं जो हमें देखने को मिलते हैं, जिनका डेवलप्ड तो हम इनको विकसित नहीं कहेंगे, धीरे धीरे विकास की ओर अग्रसर हमें देखने को मिलते हैं। तो वो यहाँ पे पांड्या, चोला, और कुछ समय बाद यहाँ पे हमें चेर भी देखने को मिलते हैं। ठीक है, और इसी तरीके से हमें कई सारे यहाँ पे एम्पायर देखने को मिलते हैं, जिनके बारे में हमने यहाँ पे जानने की कोशिश की। अब बढ़ते आगे। अब हम पढ़ने वाले हैं स्वर्ण युग, जिसको हम कहते हैं द गोल्डन एज के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, गोल्डन एज का क्या मतलब है, सुनहरा युग। सुनहरा युग क्यों कहते हैं हम इसको, क्योंकि जब हमने महाजनपद के बारे में पढ़ा था तो हमने देखा था ये भी जनजातीय वंश थे जो धीरे धीरे विकसित हो रहे थे, है ना, अपने आप को विकास की ओर अग्रसर कर रहे थे, है ना, धीरे धीरे उनका डेवलपमेंट हो रहा था। उसके बाद हमने डायरेक्ट किसी एक डायनेस्टी के स्थापना ही देख ली, जैसे हमने मौर्य एम्पायर की जो देखी, मतलब विकास देखा मौर्य एम्पायर का। ठीक है, फिर छोटे छोटे कैसे छोटे छोटे कबीले, छोटे छोटे जो सामंत सरदार होते हैं अपना का विकास कर लेते हैं, है ना, हमने उसके बारे में भी देखा। जिसका हमने देखा कि जो शुंग वंश होता है, इंडो यूनानी शासक में कुषाण वंश देखने को मिलता है, सातवाहन वंश देखने को मिलता है, और हमें शकों के बारे में भी यहाँ पे देखने को मिलता है।
ठीक है। लेकिन जब ये छोटे छोटे सरदार क्या होते हैं, धीरे धीरे फैल जाते हैं। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, महाजनपद काल। और ये महाजनपद काल, ये है मौर्य एम्पायर। उसके बाद हमें छोटे छोटे जो राजा हमें वो देखने को मिलते हैं, इसमें हमें शुंग, सातवाहन, कुषाण, इन सब के बारे में देखते हैं। अब धीरे धीरे क्या होगा, एक और ऐसा सरदार या फिर ऐसी कोई बड़ा कबीला निकले, कबीला तो नहीं कहेंगे, सरदार कहेंगे, निकलेगा, जिसको क्या करेगा, इन सबको धीरे धीरे अपने में मिलाते चला जाएगा। मिला मिला के क्या करेगा, एक बड़े साम्राज्य की स्थापना हो जाएगी। और इसी बड़े साम्राज्य को हम क्या कहेंगे अब, गुप्ता एम्पायर। गुप्ता एम्पायर कहते हैं। तो गुप्ता एम्पायर को ठीक है, लेकिन उसको गोल्डन एज क्यों कह रहे हैं भाई? गोल्डन हम एज हम इसे इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इस समय में हमें देखने को मिलता है कई सारी चीजों का जो डेवलपमेंट है वो बहुत अच्छे तरीके से हो जाता है। इस समय में प्योर गोल्ड का यूज हमें देखने को मिलता है। उससे पहले भी कुषाणों ने भी गोल्ड के जो कॉइन्स है उनको डाले थे। ठीक है, लेकिन भारत के बारे में हम अगर देखें तो जो गोल्डन एज यानी कि हम जो इस गुप्ता एम्पायर के बारे में देखते हैं, यहाँ पे भी हमें सोने के सिक्के बहुत अच्छी संख्या में देखने को मिलते हैं। ठीक है, इस समय क्या पता चलता है, यहाँ पे बहुत ज्यादा प्रॉस्पेरिटी हमें देखने को मिलती है, समृद्धि हमें यहाँ पे देखने को मिलती है। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत ज्यादा विकसित विकास हमें देखने को मिलता है, इसलिए हम इसको गोल्डन एज के रूप में भी जानते हैं। ठीक है, तो इसका टाइम पीरियड देख लेते हैं। टाइम पीरियड 320 से 550 सी। मैंने आपको पिछले स्लाइड में बताया था कि हम BCE से सी में आ चुके हैं, यानी कि अब हम ईस्वी की बात कर रहे हैं जहाँ पे गिनतियां सीधी चल रही हैं। ठीक है, तो 320 से 550 CE में आ रहे हैं। इसके फाउंडर कौन है, यहाँ पर हमें चंद्रगुप्त प्रथम हमें फाउंडर देखने को मिल रहे हैं, यानी कि उन्होंने इसकी स्थापना की है। चंद्रगुप्त मौर्य अलग है, चंद्रगुप्त प्रथम अलग है। ठीक है, इसका ध्यान रखें। ठीक है, अब इसके की रूलर का मतलब है इंपॉर्टेंट शासक जिन्होंने इस साम्राज्य को संभाला, अच्छे से इसका विस्तार किया, तो वो है हमें समुद्रगुप्त। ठीक है, और चंद्रगुप्त सेकंड। चंद्रगुप्त सेकंड का क्या मतलब है, जिन्होंने उपाधि धारण की थी विक्रमादित्य की। भारत की जो भूमि है उस पे हमें 14 विक्रमादित्य देखने को मिलते हैं। ठीक है, विक्रमादित्य राजा तो एक ही थे, लेकिन उन्होंने काम अच्छा किया। जैसे हम कहते हैं किसी एक का ना काम अच्छा होता है तो उसके नाम को एक एज इट इज टाइटल के रूप में भी लोग क्या करते हैं, अपनाने लग जाते हैं। वैसे क्या था, विक्रमादित्य एक ही रूलर थे, लेकिन उन्होंने काम अच्छे किए, एक अच्छे शासक के रूप में भूमिका निभाई, इसलिए उनके नाम को उपाधि के रूप में 14 शासकों ने अपनाया था भारत के। ठीक है, तो 14 विक्रमादित्य हमें देखने को मिलते हैं, जिसमें से चंद्रगुप्त सेकंड भी है। ठीक है, तो डायनेस्टी का नाम क्या है इसमें, गुप्ता। डायनेस्टी का क्या नाम है यहाँ पर, डायनेस्टी का नाम है गुप्ता। ठीक है, इसको हिंदी में भी देख लेते हैं। तो गुप्ता साम्राज्य जिसे हम स्वर्ण युग के रूप में जानते हैं, 320 से 550 ईस्वी तक इसका हमें रूलिंग टाइम देखने को मिलता है। चंद्रगुप्त प्रथम ने इसकी स्थापना की थी, और इसके महान शासक हमें समुद्रगुप्त विक्रमादित्य, जिन्हें जो चंद्रगुप्त द्वितीय का ही नाम उपाधि है के रूप में देखते हैं। और राजवंश का नाम है गुप्ता एम्पायर या गुप्ता साम्राज्य, गुप्त राजवंश। आगे चलते हैं। अब जैसे कि मैंने कहा था कि जब मौर्य एम्पायर टूटा तो छोटे छोटे शासकों ने अपने पैर फैलाने शुरू कर दिए है ना। तो अब यहाँ पे जैसे कि हमने उस समय में मौर्य एम्पायर के बाद क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था शुंग, सातवाहन, शक और कुषाण। ये छोटे छोटे जो साम्राज्य थे वो बनने लगे थे। फिर इनको एक करने वाले कौन थे, हमने देखा कि गुप्ता। मतलब इन्हीं को एक नहीं, मतलब अलग एक एक क्षेत्र में शासन किया, लेकिन इनको भी धीरे धीरे क्या कर दिया, धीरे धीरे कमजोर कर दिया। किसने, गुप्ता एम्पायर ने। और सब पे क्या कर लिया था, रूल करना स्टार्ट कर दिया था। अब जब गुप्ता एम्पायर जो इतना बड़ा हो चुका है, धीरे धीरे क्या होगा, ये भी कमजोर होने लगेगा। जब ये कमजोर होगा तो इसके जो कमजोर शासक बाद में कमजोर शासकों की वजह से कमजोर हो गया। कमजोर होता तो फिर से ऐसे क्या होंगे, जो छोटे छोटे जो सरदार होंगे अपने पैर पसारने शुरू कर देंगे और धीरे धीरे आगे बढ़ने लग जाएंगे। और इसी में अब ये जो नाम आएंगे ये दूसरे नाम होंगे। दूसरे क्यों होंगे, क्योंकि ये जो पहले से थे इनको तो हरा दिया गया था ना। ठीक है, गुप्ता एम्पायर अब इनकी जगह लेंगे कोई और। तो अब कौन है ये, तो यहाँ पे हम देखने को मिलता है वर्धन। वर्धन का, हर्षवर्धन का काल हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। ठीक है, और यहाँ पे हमें कौन देखने को मिलते हैं, यहाँ पर चालुक्यास देखने को मिलते हैं। राष्ट्रकूटों का विस्तार हमें देखने को मिलता है। पालों का हमें यहाँ पे विस्तार देखने को मिलता है। प्रतिहार, जिन्हें हम गुर्जर प्रतिहार के नाम से जानते हैं, गुर्जर प्रतिहार। ठीक है, और चोल।
ठीक है, मैंने आपको अभी अभी मैप में भी दिखाया था चोलों को, जो हमें साउथ इंडिया में बहुत ही ज्यादा बड़ी डायनेस्टिक ग्रुप में भी क्या होगा, धीरे धीरे इनका विकास होना शुरू हो जाएगा। यहाँ से अब इनका विकास का ही टाइम क्या होता है, विकास शुरू हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, 1000, जब इसमें बीच में जो 1000 होगा, 1000 सीई, इस टाइम पे क्या होगा, ये जो होंगे ये सब अपनी चरम चरम सीमा पर होंगे, यानी कि पीक पॉइंट पर होंगे। इसमें से चोला इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और उसमें राष्ट्रकूट जो दक्षिण भारत में होंगे और लेकिन वर्धन वर्धन तो क्या होता है, वर्धन जो वंश है उसकी वो ज्यादा विकसित नहीं होता है। ठीक है, जैसे हर्षवर्धन की मृत्यु होती है उसके बाद वो धीरे धीरे डिक्लाइन करना शुरू कर देता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें सिर्फ कुछ कुछ इंपॉर्टेंट जो डायनेस्टी है इनका विस्तार हमें देखने को मिलता है। ठीक है, आगे देख लेते हैं इनको, ये इंग्लिश में स्लाइड्स हैं। ठीक है, तो पोस्ट गुप्ता में जो क्षेत्रीय राजा कौन कौन से होते हैं, वो 550 से लेकर के 1200 सीई तक इनका टाइम पीरियड है। इसमें हमें हर्ष का काल देखने को मिलता है, चालुक्य राष्ट्रकूट देखने को मिलता है, जो हमें कहाँ देखने को मिलता है, दक्कन में। देखा, जब हमने मौर्य एम्पायर के बारे में बात की, जो दक्कन में हमने सातवाहन रूलर्स के बारे में प्रोमिनेंटली पढ़ा था, लेकिन अब कौन आ रहे हैं, चालुक्य और राष्ट्रकूट। ठीक है, यहाँ पे पाल देखने को मिलते हैं, और प्रतिहार वेस्ट में, हमने वेस्ट में क्षत्रप के बारे में भी देखा था। हमने वेस्ट में और भी जो है हमने देखा था, नॉर्थ वेस्ट में हमें कुषाण देखने को मिलते हैं, लेकिन हम पूरी तरीके से प्रतिहार क्या होंगे, वेस्ट में छा जाएंगे, और चोला हमें साउथ में देखने को मिलते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमने सातवाहन पढ़ा था ना, सातवाहन का जो एरिया था उसको भी धीरे धीरे क्या कर लेंगे, क्रॉस करते चले जाएंगे। ठीक है, और भी कुछ इंपॉर्टेंट देख लेते हैं, जैसे पुष्यभूति वंश जिससे हम हर्षवर्धन को पढ़ते हैं, ये उनकी डायनेस्टी का नाम है, और ये इंपॉर्टेंट रूलर हो गए। चालुक्य और राष्ट्रकूट दक्षिण और मध्य भारत में छा जाएंगे, और ये पल्लव, चोल, पांड्य, चेरी हमें दक्षिण भारत में विकास हमें इनका देखने को मिलेगा। आगे बढ़ते हैं, ये इंग्लिश में आ गए। पुष्यभूति से हर्षवर्धन है, जो नॉर्थ इंडिया में रहेंगे, और दक्कन में कौन चले जाएंगे, चालुक्य, राष्ट्रकूट चले जाएंगे, और पाल, चोल और पांड्या हमें कहाँ देखने को मिलते हैं, हमें साउथ इंडिया में देखने को मिलते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं, इनका मैप, ताकि आपको इजिली सब लोकेशंस याद हो सके। तो ये देखिए, ये हमारा प्रतिहार आ गया, गुर्जर प्रतिहार जिनको कहते हैं, गुर्जर प्रतिहार। ठीक है, यहाँ पे राष्ट्रकूट एम्पायर आ गया, यहाँ पे वेंगी, यहाँ पे पल्लवास हमें देखने को मिलते हैं, यहाँ पे चोल, आपको यहाँ पे चोल बहुत छोटे दिख रहे होंगे, लेकिन आप ये इतने अपने आप का इतना विस्तार कर लेते हैं कि पूरा एरिया जो होता है वो इन्हीं के कब्जे में आ जाता है। ये वाला जो एरिया होता है ये पूरा क्या होता है, ये चोलों के कब्जे में आता है, किसके कब्जे में, चोलों के कब्जे में आ जाता है। ठीक है, और फिर यहाँ पे हमें देखने को मिलता है पांड्यास, हमें देखने को मिलते हैं, यहाँ पे ये रहे हमारे चेर। आप चेर और चोल में कभी कभी कंफ्यूज हो सकते होंगे, मैं भी होती थी। ठीक है, तो मैंने इसको याद करने के लिए क्या किया, चेर इसमें आर आ रहा है ना, आर, और आर किस में आता है, केरला में, जब हम केरल का नाम लिखते हैं तब भी आ आता है। तो चेर और केर इस तरीके से आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं। तो हमें ये तो सबको पता होता है कि जो केरला है वो हमारा यहाँ पे वेस्ट साइड में है, तो वेस्ट में हमारे क्या हो जाएंगे, चेर हो जाएंगे, और बाकी हमें चोल फिर यहाँ पे होगी, और पांड्या हमारे यहाँ पे हम सदर्न टिप पे हो जाएगा। ठीक है, सदर्न टिप पे कम जगह हमारे पांड्यास हो जाते हैं, तो ये आप याद कर सकते हैं। ठीक है, ये हमें ईस्टर्न चालुक्य, चालुक्य में हमें 3 तरीके के देखने को मिलते हैं, जैसे कि हमें बादामी के चालुक्य देखने को मिलेंगे, ये हमारे ईस्टर्न चालुक्य हुआ है ना, और भी हमें चालुक्य हमें देखने को मिलते हैं। ये एरा के हिसाब से हम इनको डिवीजन करते हैं, ताकि हमें इजीली हम इनको पढ़ सकें। ठीक है, और यहाँ पे हमें देखो ये पाल एम्पायर पूरा हमें देखने को मिलता है, मैंने कहा था धीरे धीरे अपना विस्तार कर लेंगे बहुत ज्यादा ही। ठीक है, तो हमें यहाँ पे पाल डायनेस्टी देखने को मिलते हैं, यहाँ पे राष्ट्रकूट हो गए। ठीक है, यहाँ पे क्या हो गया, प्रतिहार, प्रतिहार हो गए। ठीक है, और हर्षवर्धन का यहाँ पे लोकेशन यहाँ पे नहीं, लेकिन हर्षवर्धन का कालम में यहाँ यहाँ पे देखेंगे के में देखने को मिलता है, नदर इंडिया में हमें देखने को मिलता है। ठीक है, अब चलते हैं आगे। क्विज टाइम, अब जो भी हमने यहाँ पे पढ़ा आप उसको रिकॉल करने का टाइम आ गया है। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, जो इंडो ग्रीक रूलर है, यहाँ पे भी इंफॉर्मेशन उसका ध्यान से पढ़ें। इंडो ग्रीक रूलर्स के बारे में बोला जा रहा है यहाँ पर। ठीक है, और स्प्रेड ऑफ बुद्धिज्म, जिन्होंने
बुद्धिज्म यानी कि बौद्ध धर्म को स्प्रेड यानी कि फैलाने में इंपॉर्टेंटली अपना योगदान दिया। ठीक है, उनको मेंशन कर, उनका नाम मेंशन है, कहाँ पे मेंशन है, इन दी मिलिंद पन्हो, यानी कि मिलिंद पन्हो एक ग्रंथ है जिनको मैंने बौद्ध धर्म की जब मैंने क्लास ली थी तो मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि मिलिंद पन्हो में क्या है। हमें जो मिलिंद शासक है मिनांडर, यूनानी शासक मिनांडर के बारे में देखने को मिलता है। जो राजा मिनांडर है, यूनानी शासक मिनांडर का हमें नागसेन, बौद्ध भिक्षु नागसेन के साथ संवाद देखने को मिलता है। ठीक है, तो मिलिंद पन्हो, तो यहाँ पे आप क्वेश्चन को पूरा पढ़ लेते हैं। तो इंडो ग्रीक शासक के बारे में बताना है जिनका वर्णन हमें मिलिंद पन्हो में देखने को मिलता है, और उस शासक ने बुद्धिज्म को भी बढ़ाने में योगदान दिया था। तो उनका नाम है मिलिंद पन्हो, से मिलिंद और मिनांडर, यानी ये एक यूनानी शासक है। ठीक है, आगे चलते हैं। ठीक है, आगे है फेमस रूलर कुषाण डायनेस्टी। कुषाण डायनेस्टी का इंपॉर्टेंट फेमस रूलर कौन है? मैंने कहा था डायनेस्टी अलग होती है और उसका जो किंग होता है वो अलग होता है। तो कुषाण डायनेस्टी का नाम है, उसका इंपॉर्टेंट किंग है एक, वो है, वो उसका नाम भी कैसे है, कनिष्क। नाम क्या है? कनिष्क। ये क्या है? कुषाण डायनेस्टी का इंपॉर्टेंट रूलर। ठीक है, यहाँ पे आप जैसे कि किसी भी क्वेश्चन को तैयार करने के लिए क्या होता है, आप उसके बाकी जो पॉइंट्स हैं उनको भी ध्यान से पढ़ें। जैसे कि आप अशोका के बारे में पढ़ा, हमें पता है अशोका कौन से डायनेस्टी से बिलोंग करते हैं, मौर्य एम्पायर, है ना। मिनांडर, मिनांडर के बारे में पढ़ चुका है, इन्होंने बौद्ध धर्म को फैलाने में योगदान दिया था, और इनका जो इनका संवाद है वो नागसेन बौद्ध भिक्षु से होता है। मिलिंद पन्हो, इनका पूरे ग्रंथ में इनका पूरा हमें डिस्क्रिप्शन देखने को मिलता है ना। रुद्रदामन प्रथम, ये भी इंपॉर्टेंट शासक है ना। इनके बारे में भी हमें आगे की जो इंपॉर्टेंट जो डायनेस्टीज है उनमें देखने को मिलता है। रुद्रदामन ने कई सारे झीलों का निर्माण हमें कराया, ये सब हमें देखने को मिलता है। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे चलते हैं हम सातवाहन डायनेस्टीज के बारे में। आप सातवाहन डायनेस्टीज के बारे में, अब सातवाहन डायनेस्टी का नाम आने से आपको क्या ध्यान कर लेना चाहिए, कौन से एरिया में है। तो इसका जो एरिया क्या है वो है दक्कन का एरिया। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ओवर विच पार्ट ऑफ द इंडिया, एरिया के बारे में पूछा है, मैंने बताया दक्कन का एरिया है, तो ये रहा सेंट्रल एंड दक्कन एरिया। ठीक है, यहाँ पे हम सदर्न इंडिया भी क्लिक कर सकते थे, टिक कर सकते थे, लेकिन सदर्न इंडिया पूरा नहीं हो सकता क्योंकि सदर्न इंडिया में हमें चोल, चेट, पांड्या भी देखने को मिलते हैं। ठीक है, और सेंट्रल का क्या मतलब होता है कि मध्य भारत, यानी कि भारत के बीच में भी, और फिर यहाँ पे नॉर्थ इंडिया आ जाता है, यहाँ पे साउथ। तो ये जो एरिया है वो हमें सेंट्रल है, और सेंट्रल और दक्कन ये इसी को कहते हैं। और प्रोमिनेंटली अगर कहें तो यहीं पे क्या था, जो हमारे सातवाहन रूलर्स है उनका रूल यहीं पे था। आगे चलते हैं। पालों का रूल कहाँ था? हमने पिछले स्लाइड में देखा पूरे नॉर्थ इंडिया में हमें देखने को मिलता है। ठीक है, लेकिन उसका केंद्र कहाँ था? केंद्र था बंगाल और बिहार। यहाँ से आप अदर ऑप्शंस को भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं, जैसे गुजरात और राजस्थान में हमें क्या देखने को मिलता था, हमें गुर्जर प्रतिहार के बारे में देखा था, है ना। तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के पास हमें हमें चोलास के बारे में देखने को मिल रहा था, है ना। पंजाब और सिंध के बाद अगर हम देखें तो यहाँ पे हमें हर्षवर्धन का काल भी हम देख यहाँ पे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, और कुषाणों का जो रूलिंग एरिया था वो भी धीरे धीरे यहीं पे सरकते हुए आ रहा था, है ना। कुछ कुछ एरियाज हम इनको कंफर्म कर सकते हैं, है ना। तो इनको क्लिक कीजिए कि पंजाब, अगर हम उस टाइम पीरियड में बंगाल और बिहार में पालों का रूल था तो पंजाब और सिंध में किसका था, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में कौन कौन सी रूलिंग डायनेस्टीज रही होंगी या छोटे छोटे सरदार रही होंगी, है ना। इस सही से आप क्या कर सकते हैं, एक अच्छे तरीके से भी क्वेश्चन को रेडी कर सकते हैं, प्रिपेयर कर सकते हैं। तो यहाँ पे पहले प्रतिहार के बारे में देख लेते हैं। तो प्रतिहार का कंट्रोल कौन से एरिया में हमें देखने को मिलता है? प्रतिहार देखिए मैंने अभी बताया था गुजरात और राजस्थान वाला क्षेत्र है, तो यहाँ पे होगा आंसर वेस्टर्न एंड नदर्न इंडिया, वो राजस्थान और मध्य प्रदेश। यहाँ पे हमें राजस्थान का भी कुछ हिस्सा हमें देखने को, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, गुजरात का भी हमें कुछ हिस्सा हमें देखने को मिलता है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, गुप्ता डायनेस्टी। गुप्ता डायनेस्टी का एक इंपॉर्टेंट रूलर बिलोंग करता है, तो वो कौन है, मतलब एक इंपॉर्टेंट फेमस रूलर जो गुप्ता डायनेस्टी से बिलोंग करता है, तो उसका नाम क्या है, समुद्रगुप्त। ठीक है, समुद्रगुप्त। मैंने कहा था कि जो गुप्ता डायनेस्टी है उसका जो फाउंडर है, उसके जो फाउंडर है वो अभी चंद्रगुप्त है। ठीक है, और बीच में हमें समुद्रगुप्त देखने को मिलता है, समुद्रगुप्त। उसके बाद हमें फिर से क्या देखने, चंद्रगुप्त,
हमें सेकंड देखने को मिलता है जिन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। आगे चलते हैं। तो आज की स्लाइड्स भी हमारी यहीं तक रहने वाली, ये सारे आंसर्स हैं, इनको आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं, सही तरीके से हम इनको देख सकते हैं। तो आज का जो सेशन है वो यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसकी आगे की टाइमलाइन के साथ। तो इसी का थर्ड पार्ट अब क्या है आने वाला है, तो उसके बारे में देखेंगे। तो अभी की स्लाइड यहीं तक, धन्यवाद।